छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज आप लोगों को एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड जो कि TDC पार्ट 2 अर्थात BA सेकेंड पार्ट के चौथे पेपर के फर्स्ट यूनिट का प्रश्न है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छात्रों, यह प्रश्न जो है हमारे सिलेबस का काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों का सेकेंड पेपर इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी है, जिसमें कि प्रथम यूनिट का है। इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी में जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में कृषि प्रदेश, लैंड यूज से संबंधित तथ्यों का हम लोग का अध्ययन करना है। तो आज हम आप लोगों को विश्व कृषि प्रदेश के बारे में हम बता रहे हैं। छात्रों, सबसे पहले हम कृषि प्रदेश की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां कृषिगत दशाओं, विशेषतः फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन विधि में समरूपता पाई जाती है तथा कृषि भूमि के उपयोग की विशिष्टता संबंधता मिलती है। यह संबंधता बहुधा कृषि प्रदेश विशेष में कृषि कार्यों में व्यवहृत उपकरणों, कृषकों के आवास, रहन सहन के ढंग, जीवन स्तर में परिलक्षित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कृषि प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहाँ की एक निश्चित बड़े भूभाग में कृषि संबंधित सभी दशाएं जो हैं एक समान पाई जाती हैं। जैसे कृषि में प्रयोग होने वाले तकनीक, खाद, बीज, उर्वरक, कृषकों के रहन सहन, फसलों का उत्पादन इत्यादि सभी चीज़ों में समरूपता पाई जाती है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए उन्हीं तत्वों का सहारा लिया जाता है जिससे कृषि की समरूपता एवं समबद्धता की प्रादेशिक भिन्नता समझाने में सहायता मिले। सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में डी व्हिटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों को सीमांकन करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कुछ तथ्य रखा, जैसे कि फसलों एवं पशुओं का सहचर्य यानी कि पारस्परिक संबंध, कृषि उत्पादन विधि, कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, कृषि कार्य में सहायक यंत्रों अथवा आवास से संबंधित दशाएं। इस प्रकार देखा जाए तो उन्होंने उन सभी तत्वों का समावेश किया जिसके आधार पर कृषि भूमि का और कृषकों के जीवन स्तर, फसल के प्रारूप इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सके। इसके लिए अन्य कई विद्वानों ने कृषि प्रदेशों का विभाजन किया। इन सभी को कृषि प्रदेशों का विभाजन किया। सभी विद्वानों के कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: चलवासी पशुचारण प्रदेश, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थायी खेती प्रदेश, चावल प्रधान गहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन कृषि प्रदेश, व्यापारिक बगानी कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, विशिष्ट बगानी प्रदेश। अब छात्रों, हम लोग एक एक करके हम लोग सबके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। तो विश्व कृषि प्रदेश में पहला जो है चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी पशुचारण प्रदेश अफ्रीकी, एशियाई शुष्क प्रदेशों तथा घास वाले टुंड्रा प्रदेशों में मिलता है। इन प्रदेशों में रहने वाले पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर चराना ही प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय में इन प्रदेशों में रहने वाले कबीले, खिरगिज, लैप इत्यादि लगे हुए हैं। इन लोगों की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से ही होती है। इनका भोजन पशुओं से प्राप्त दूध तथा मांस है। इनके वस्त्र पशुओं के चमड़े से बनते हैं। चूँकि इनको हमेशा पशुओं के साथ घूमते रहना पड़ता है, अतः इनके अस्थायी निवास नहीं होते हैं। वे कहीं भी तंबू लगाकर रह लेते हैं। यह तंबू भी पशुओं के चमड़ों से ही बनता है। पशुओं के हड्डियाँ इनके प्रमुख हथियार हैं। इस प्रकार इन प्रदेशों की आर्थिक तंत्र की धुरी पशुएं ही हैं। पशुओं से यह जिसमें भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, बैल, याक, रेंडियर होते हैं। घोड़े चढ़ने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान
पर जाने के लिए अधिक उपयोगी है। सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते हैं। अत्यधिक शुष्क भागों में जहाँ प्रधानतः छोटी घासें एवं कटीली झाड़ियाँ होती है वहाँ बकरियाँ मिलती है। कुछ कम शुष्क भागों में भेड़ तथा ऊँट पाले जाते हैं। गाय बैल उन भागों में मिलते हैं जहाँ पानी अपेक्षाकृत सरलता से उपलब्ध हो पाता है। उसी प्रकार अगर व्यापारिक पशुपालन प्रदेश देखा जाए तो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश ऐसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होते हैं। व्यापारिक पशुपालन क्षेत्र ऐसे शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां यूरोपीय लोग जाकर बस गए हैं। इन क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों के रहन सहन के ढंग, प्रवृत्तियां तथा आर्थिक उद्देश्यों में शुष्क पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन हो गए हैं। व्यापारिक पशुपालन आधुनिक युग में ही विकसित हुआ, जब एक को रेल, जहाज, रेफ्रिजरेटर आदि की सुविधाएं मिली तथा दूसरी ओर बड़े बड़े औद्योगिक नगरों का उद्भव हुआ, जहां मांस की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी। इस प्रकार की परिस्थितियों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए शुष्क प्रदेशों में पश्चिमी सभ्यता के लोगों को बसाने तथा व्यापारिक पशुपालन प्रारंभ करने की प्रेरणा हुई। अतः व्यापारिक पशुपालन विश्व के उन भागों में विकसित हुआ है जहां पश्चिमी सभ्यता के लोग एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों से का सहयोग मिलता है। पश्चिमी आंग्ल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया, चाको, ब्राज़ील पठार, वेनेजुला के पठार, इन सब क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन मिलते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र जो हैं जिसमें प्रारंभिक निर्वाहक कृषि प्रदेश हैं, गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि प्रदेश हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र हैं। अब अगर प्रारंभिक निर्वाहन कृषि प्रदेश अगर देखा जाए तो प्रारंभिक निर्वाहक कृषि प्रदेश विस्तृत ढंग की खेती है। यह अधिकतर उष्ण एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह कृषि 3 विस्तृत प्रदेशों में मिलती है: संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत तक के पार प्रशांत तट तक, सहारा के दक्षिण मध्य पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर में, दक्षिण पूर्व एशिया के सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी तथा न्यू हेम्ब्रिज आदि क्षेत्रों में, कंबोडिया, थाईलैंड के आंतरिक भागों में, समीपवर्ती भारत तथा चीन के क्षेत्रों में। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो व्यापारिक पशुपालन क्षेत्रों के बाद अस्थाई कृषि प्रदेश जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ की लोग अब निश्चित रूप से आवास करके और अपने अस्थाई आवास बना के जब खेती प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार अगर गहन निर्वाहक कृषि प्रदेशों के बारे में देखा जाए तो गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश जिसमें खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर होता है। इस कृषि पद्धति में विश्व की 1/3 जनसंख्या संलग्न है तथा अपना जीवन निर्वाह करती है। इतनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए इस कृषि का गहन स्वरूप स्वाभाविक है। गहन कृषि मानसून एशिया के क्षेत्रों में केंद्रित है। इस कृषि में फसलों का पशुपालन की इन क्षेत्रों में फसल का पशुपालन की अपेक्षा अधिक महत्व होता है। फसलों में भी खाद्य फसलों की प्रधानता होती है। खाद्यान्न में चावल सर्वप्रथम स्थान है। जहाँ भी पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ के चावल के उत्पादन को ही प्राथमिकता दी जाती है।
शुष्क भागों में गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि उत्पन्न किया जाता है। इन कृषि प्रदेशों में पशु का स्थान गौण होता है, पर पशु की संख्या अधिक पाई जाती है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य उसके मांस एवं दूध प्राप्त करना नहीं बल्कि कृषि कार्यों में उपयोग करना होता है। अब इसी प्रकार अगर व्यापारिक बागानी कृषि देखा जाए तो विश्व में अनेक फसलें बागानों में व्यापारिक दृष्टिकोण से उपजाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में विविध फसलों के उत्पादन का वितरण भी अधिक व्यापक है, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसलें उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उपजती हैं, जिनमें कपास, तंबाकू, चाय जैसे कुछ फसलें उपोष्ण कटिबंधों में भी उपजाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधों में उपजने वाली फसलों को की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि 3 क्षेत्रों में मिलती है: लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रफल का अल्पांश पर ही होती है, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र के कुछ ही भागों पर होती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों पर इसका विकास होता है। इस प्रकार की कृषि फार्मों में होती है, जो कि इन प्रदेशों में अन्य प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त खेतों की अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। ऐसे फार्मों पर बागान, कर्जालय, मॉल इत्यादि तैयार करने के कारखाने और श्रमिकों की आवास इत्यादि की भी व्यवस्था होती है। उसी प्रकार अगर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश देखा जाए तो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में निर्वाहक तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की कृषि पद्धति विभिन्न क्षेत्रों में तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न भागों में एक साथ पाई जाती है। यही कारण है कि इस कृषि का नामकरण कृषि की किसी विशेषता के आधार पर नहीं बल्कि भौगोलिक प्रदेश के आधार पर किया गया है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के विभिन्न प्रकार के फसलों एवं पशुपालन का अद्भुत साहचर्य मिलता है। वहीं खाद्यान्नों की प्रधानता है तो फलों एवं सब्जियों का उत्पादन भी व्यापक पैमाने पर होता है। पशुपालन में भेड़ बकरियों से लेकर गाय बैल तक पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इस क्षेत्रों में रसदार फलों की खेती व्यापक रूप से होती है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश जो है वो एक तरफ जहाँ खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन होता है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ दुग्ध एवं फलों का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। उसी प्रकार से अगर व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश देखा जाए तो मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि पाई जाती है। अन्य कृषि प्रदेशों के तुलना में इस प्रकार की कृषि सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश उत्तरी अमेरिका के पेरेरी में, पूर्व सोवियत संघ के स्टेप, अर्जेंटीना के पंपास तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में मरे डार्लिंग क्षेत्रों में व्यापारिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। वहीं अगर मिश्रित कृषि प्रदेशों के बारे में देखा जाए तो मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है। संयुक्त राज्य में इसका विस्तार पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्रों पर मिलता है। यह प्रधानतः ओहायो, इंडियाना, इलिनॉइस, वर्जीनिया के राज्यों में केंद्रित है। यूरेशिया में यह कृषि अंध महासागर तट से लेकर साइबेरिया तक मिलता है, पर जैसे जैसे पूरब जाते हैं इस प्रकार की कृषि की पेटी क्रमशः पतली होती जाती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश जो है इसका प्रधान उद्देश्य दूध एवं दूध से उत्पादन करने वाले उत्पादित पदार्थों का व्यापारिक उत्पादन के लिए पैदा करना है। इस ढंग की कृषि 3 प्रदेशों में विकसित हुई है: पश्चिमी यूरोप के उत्तरी भाग के अंध महासागर तट से लेकर मॉस्को तक, उत्तरी अमेरिका के बड़ी झील क्षेत्रों के पश्चिमी पेरेरी के अंध महासागर तट तक, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तस्मानिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों तक। इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व में जितने भी कृषि प्रदेश हैं उन सब की अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं। अब इसके विस्तृत विवरण के लिए इसको कई विद्वानों ने अलग अलग देश के अनुसार भी इसका विभाजन किया है, लेकिन यह एक जो विभाजन है इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं। जो
जो 13 क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया है वह एक मानचित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा सकता है। अलग अलग शेडों से अलग अलग कृषि प्रदेशों को दिखाया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो छात्रों, जो विश्व कृषि प्रदेश है वह इसका अगर विस्तृत अध्ययन करने से हमें यह स्पष्ट रूप से मालूम चल पाता है कि विश्व के आज भी कई एक ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि के दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हुए अवस्था में हैं, जबकि कुछ देश जो है व्यापारिक कृषि उत्पादन के माध्यम से अपने एक तरफ जहां अपने खाद्य समस्याओं की खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति कर पाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो विश्व कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण काफ़ी सहज और सरल प्रतीत होता है। धन्यवाद।